रत्नाकर धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। राष्ट्रसेवायै राष्ट्ररक्षायै च कटिबद्ध सैन्य संचलन समायोजके एतस्मिन् काले वार्तावल्याः नूतनमेकमङ्कमादाय अहं ऋचा सत्करोमि राष्ट्रभक्ति भरितान् अस्मदीय दर्शकान्। राष्ट्रभक्तेः अथ वसंत पंचम्याः परं वासन्त्यापि उल्लसिताः सन्ति भारतीयाः। एतस्मिन् उल्लासमये काले मुकुलस्य अपि अभिवादनं स्वीकुर्वन्तु दर्शकाः। मुकुल, राष्ट्रसेवारताः शूरवीराः तु मनसः संकल्पशक्त्या सर्वदा एव समलङ्कृताः भवन्ति। तेषां च एषः गुणः वस्तुतः सर्वेभ्यः एव अनुकरणीयः। सत्यमुक्तं, संकल्पित मनसा एव सिद्धिम् आप्नोति मानवः। तथ्यम् एतद् विशदीकरोति अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितम्। विकल्पमात्रावस्थाने वैरूप्यं मनसो भवेत्। पश्चान्मूलक्रियारम्भ गंभीरावर्त दुस्तरः। विकल्प मात्र का विचार करने से मन में विरूपता उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद प्रारंभ किए गए कार्य में गंभीर आपत्तियों की भंवरें आ जाती हैं और कार्य कठिन हो जाता है। अतः मन को संकल्पात्मक करें, विकल्पात्मक नहीं। Even slightest of doubt creates distortion in mind, that in turn creates serious hurdles for the task at hand. Therefore, one must free our minds of doubts and stay firm on our resolution. मुकुल, जीवने यशः समर्जनाय मनसि दृढ संकल्प शक्तिः अपरिहार्या। तदा तु विघ्नदलानि दूरतः एव पलायन्ते। सत्यम्, एषः एव गुणः नानाविध वार्ता संकलकेषु वार्ताहरेषु अपि स्पष्टतया दरीदृश्यते। अत एव अत्र सम्प्रति प्रस्तूयन्ते प्रवाहि वार्ताः। दिल्ल्याः तालकटोरा क्रीडाङ्गणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चा अर्थात् परीक्षा विषये चर्चा इत्यत्र छात्रेभ्यः परीक्षात्रासात् मुक्त्यर्थं मन्त्रान् प्रादात्। प्रधानमन्त्री शिक्षकैः छात्रपरिपालकैः सह अपि संवादं कृतवान्। चतुःसप्ततितमे गणतन्त्रदिने दिल्ल्याः कर्तव्यपथे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः त्रिरङ्गध्वजं नमस्कारं कृतवती। एतस्मिन् अवसरे भव्य सैन्य सञ्चलनस्य आयोजनं जातम्। इजिप्ट् देशस्य राष्ट्रपतिः अब्देल् फतः अल् सीसी इत्यसौ मुख्यातिथिरूपेण अत्र उपस्थितः आसीत्। दिल्ल्याः कर्तव्यपथे देशस्य गौरवगाथायाः शक्तेः च समृद्धं प्रदर्शनम् अभवत्। फील्ड गन् इति भारतीय शतघ्नीतः 21वारं सनादस्फोटपुरस्सरं त्रिवर्णध्वजं प्रति सम्माननं दर्शितम्। अत्र सशस्त्रसेनायाः सर्वैः अङ्गैः अपि स्वपराक्रम प्रदर्शनं कृतम्। भारतस्य सांस्कृतिक विविधता भिन्नवर्णाः च गणतन्त्रदिने कर्तव्यपथे उपस्थापितानां राज्यानां मन्त्रालयानां च सरणिक्रमे दृष्टाः। प्रथमवारं सीमासुरक्षाबलस्य महिला उष्ट्रोपविष्टा सती सैन्यसञ्चलने भागं गृहीतवती। जगतः प्रथमस्य इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इत्यस्य अर्थात् नासिकान्तः कोरोनारोधि सूच्यौषधस्य शुभारम्भः केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा कृतः। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः अपि उपस्थितः आसीत्। ध्यातव्यमेतत् यत् सूच्यौषधस्य एतस्य निर्माणं भारत बायोटेक इत्येतेन समवायेन कृतमस्ति। ऐषमः सामान्यम् अर्थसङ्कल्पपत्रं फेब्रुवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के संसदि प्रस्तुष्यते। पूर्वं वित्तमन्त्रालये संयाव समारोहस्य आयोजनं जातमासीत्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामणः उपस्थिता आसीत्। भारते इजिप्ट् देशयोः मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयायां वार्तायां बहुषु क्षेत्रेषु सहकार्यविषये सहमतिः अभवत्। समुपवेशनानन्तरं द्वयोः देशयोः मध्ये सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं जातम्। ततः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिः अल् फतेह् अल् सीसी इत्यसौ च द्विपक्षीय वार्तालापं कृतवन्तौ। वसन्तपञ्चम्युत्सवः देशे सर्वत्र उत्साहेन आचरितः। राधास्वामी सत्सङ्गदयालबागस्य दिल्ली केन्द्रे एकः अद्वितीयः वसन्तपञ्चम्युत्सवः अभवत्। अपरत्र हिमाचलप्रदेशस्य कुल्लूनगरे वसन्तपञ्चम्याः अवसरे भगवतः रघुनाथस्य भव्य रथयात्रा अनुष्ठिता। उत्तराखण्डस्थितस्य विश्वप्रसिद्धस्य बद्रीनाथधाम्नः द्वारम् एप्रिल मासस्य 27 दिनाङ्के उद्घाटितं स्यात्। एषः निर्णयः वसन्तपञ्चमी दिने टिहरीनगरस्य नरेन्द्रनगरस्थिते राजदरबारस्थले आयोजिते धार्मिकसमारोहे जातः।
MV गंगाविलास इत्याख्येन नदीयानेन कृतयात्राः स्विट्जरलैंड देशस्य पर्यटकाः पश्चिमबंगालस्य पूर्ववर्धमानजनपदस्य कलनास्थानस्य नवकैलासमन्दिरस्य दर्शनं कृतवन्तः। एतस्मिन् मन्दिरे 8,100 शिवलिङ्गानि स्थापितानि सन्ति, येन एतस्य मन्दिरस्य स्वकीया विशेषकीर्तिः अस्ति। मुकुल, यादृशः महान् भारतदेशः तादृशी एव महती भारतीयानां प्रतिष्ठा। एषा एव सडिमडिमम् उद्गीता अस्ति स्वातन्त्र्यप्रेमिभिः महाकविभिः। सद्यः एव नवदिल्ल्यां भारतभक्तिपरिप्लुतानां कवीनां काव्यगोष्ठी समायोजिता। प्रियदर्शकाः, आगच्छन्तु, आनन्देन शृण्वन्तु भारतभक्तिभरितान् एतान् काव्यांशान्। बलं करणे वेणुयामदेव बलं पदे माधविरग्राः। संस्कृतस्य प्रचार प्रसार कर्मणि अनारतं संलग्ना दिल्ली संस्कृताकादमी संस्कृत भाषायाम् अनेक कार्यक्रमान् आयोजयति। समयः आसीत् स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सवान्तर्गतं गणतन्त्र दिवसावसरम् उपलक्ष्य आयोज्यमानस्य संस्कृत कवि सम्मेलनस्य। भावानां भवनी चराचरमणि रङ्गस्य नो चिन्तनं कामानां कमनामनादपि मनो मोदीयते कान्तरा। देशस्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां दिल्ली संस्कृताकादमी 74तमं गणतन्त्र दिवसावसरम् उपलक्ष्य अखिल भारतीयं संस्कृत कवि सम्मेलनम् आयोजितवती। कोऽपि षड्यन्त्रं कृत्वा अविलम्बं स्वातन्त्र्यं वाञ्छति यः समृद्धं भारतोपवनं विनष्टं यदि कृतं येन वदन्ति भारती पुत्राः स्वानुमृत्युं गमिष्यति सः। यत्र देशस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः आगतेन संस्कृत कविगणेन देशभक्ति भावनाभिप्लाविताः मनोहराः स्वरचिताः कविताः प्रस्तुताः। किमर्थं प्रिय मे स्वदेशः किमर्थं किमस्यास्ति वायौ जले वा विशेष। अत्र कवीनां काव्य प्रस्तुति संस्कृतेः किं वा समग्र संस्कृतेः एव गौरवमपि आलक्षितं गतम्। अन्ये सन्ति मानवाकाराः मनुजानेन गुणस्ते अगति जीवनं ननु जीवन्तः अगति जीवनं ननु जीवन्तः सन्ति न जीवन्तस्ते। अथ अत्र कार्यक्रमे दिल्ली संस्कृताकादम्याः उपाध्यक्षः कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः च उक्तवान् यत् मानवसभ्यतायाः प्राचीनतमेतिहासेन सम्बद्धं सर्वाधिकं साहित्यं संस्कृतभाषायामेव अस्ति। कवि सम्मेलन के आयोजन के माध्यम से संस्कृत का उत्थान हो, संस्कृत का और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, और ये उसका एक ध्येय है हमारा। और उसमें ये भी एक बड़ा ही अच्छा है, यहाँ पर आकर के सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। प्रतिवर्षम् अत्र स्वतन्त्रतादिवसम् उपलक्ष्य अत्र गणतन्त्रदिवसम् उपलक्ष्य कविसम्मेलनानि संस्कृतकविसम्मेलनानि राष्ट्रीयकविसम्मेलनानि समायोज्यन्ते। तत्र प्रतिष्ठिताः बहवः कवयः भारतात् आगत्य अत्र काव्यपाठं कुर्वन्ति। उन्नतिमार्गे प्रचले देशः ईदृशीं कामनां करोम्यहम्। अत्र उपस्थितैः कविभिः एकैकशः स्वरचितानि राष्ट्रभक्तिभृतानि संस्कृतगीतानि नाम काव्यप्रणयनादीनि उपस्थापितानि। संस्कृत अकादमी दिल्ली नगरे बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृत प्रचार क्षेत्रे अत्यंत सम्यक् रूपेण स्वकीयं योगदानं ददाति। अद्य गणतन्त्र दिवसम् उपलक्ष्य आयोजिते कविसम्मेलने कविरूपेण समागत्य मोमुद्यते मे चेतः। अपरञ्च संस्कृत अकादम्याः संस्कृत योगदानं यदस्ति तत् सर्वदा प्रशंसनीयमस्ति। मह्यं प्रददाति कामकमनं
प्रेमानुरङ्गैर्युतम् मुदावहं तथ्यमेतत् यत् ईदृशैः संस्कृतसम्मेलनसमायोजनैः नूनं संस्कृतप्रियाः सहृदयाः श्रोतारः दर्शकाः वा इतोपि संस्कृतं प्रति मुग्धमानसाः भवेयुः। गणतन्त्रदिवसावसरे आयोजितेन एतेन संस्कृतकाव्यप्रस्तुति माध्यमेन संस्कृतस्य सर्वथा सरलं समुन्नतम् आधुनिकं संगीतमयं च स्वरूपं समक्षम् आयातम्। छायांकनकारेण संजीव शर्मणा सह लता वसिष्ठः, डीडी न्यूज़। ऋचे एतस्मिन् कविसम्मेलने भारतीय संस्कृत्या सह एव संस्कृतस्यापि लीलाविलासः दृष्टः। आम्, अस्माकं संस्कृतेः प्रमुखविशेषता अस्ति अस्मदीयः गौरवमयः इतिहासः। परमपि जानाति इतिहासे अपि यदा कदा मिथ्यालेखनस्य दुष्प्रभावः दृग्गोचरी भवति इति। प्रियदर्शकाः, अद्य भारतीयेतिहासविषयः भारतगौरवगाथाविषयः वा सुष्ठुतया सुस्पष्टयति संवादाय आहूता सुविख्यातेतिहासमर्मज्ञा मीनाक्षी जैनः। आयन्तु तावत् पश्यामः मीनाक्षी जैन महोदयया सह साधितम् एतं विशेष संवादम्। ICHR की भूतपूर्व सदस्या व प्रसिद्ध इतिहासवेत्री प्रोफेसर मीनाक्षी जैन का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपने कई प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं, उनमें विशेषकर राम, अयोध्या जैसे सांस्कृतिक तथ्यों को आपने बखूबी विस्तार से तथ्यात्मक रूप से रखा है। तो ऐसे में एक वर्ग रहा है जो हमेशा से इन सांस्कृतिक तथ्यों को भी झुठलाता रहा है। तो ऐसे में कुछ किताबी संदर्भों के साथ साथ ऐतिहासिकता को भी बताने वाले कुछ तथ्य अपनी किताबों से आप हमारे दर्शकों के सामने कृपया रखें। अगर हम इतिहास देखें तो जो रामायण की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में, राजाओं में और वर्गों में, उसके सबूत हमको शिलालेखों में भी मिलते हैं। और भारत के जो राजा थे प्राचीन और मध्यकाल में, वो अपने आप की तुलना हमेशा राम से करते थे। वो कहते कि मैं अपने प्रांत में राम की तरह शासन करना चाह रहा हूं जी। तो मतलब किसी को बताना नहीं पड़ता था कि भाई राम को तुम कैसे उसका पालन कर रहे हो, मतलब सबको पता था, जबानी लोगों को कहानी पता थी। तो इसके बारे में कोई संदेह कभी नहीं था। लेकिन मैम हम जब भी कहानी की बात करते हैं, यहीं से असंगति आती है। नहीं, अब मैं ये कह रही हूँ कि अंग्रेजों के टाइम में भी जो अंग्रेज कॉलोनियल आए यहाँ पे, उन्होंने शासन किया, उन्होंने भी रामायण का अध्ययन किया, उसकी ट्रांसलेशन भी की। जैसे F.S. ग्राउस, उन्होंने रामायण की तुलसी की रामायण की ट्रांसलेशन की। मैं कहना ये चाह रही हूं कि रामायण का महत्व, इसके ऊपर कोई विवाद नहीं था 20वीं शताब्दी तक। और जब अयोध्या में राम का जो मंदिर था उसको गिराया गया 1528 में, तो 1528 से अगर हम विद्रोह तक डेट लें 1858 तक, क्योंकि 1858 का मैं इसलिए डेट ये ले रही हूं क्योंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन वहां पे स्थापित हो गया, तो उसके बाद तो बहुत सबूत हैं। लेकिन उसके पहले हमारे को विदेशी यात्री आते हैं भारत में, उनको ये नहीं पता था कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है, बाद में इस पे विवाद हो सकता है। तो जो उन्होंने भारत में देखा, उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो वो ये बताते हैं कि लोगों को कितनी श्रद्धा है राम के ऊपर। एक जो दूसरा वर्ग है वो हमेशा से मंदिरों को विवाद का एक स्थान बनाता रहा है।
तो ऐसे में अयोध्या मंदिर की अभी बात हुई और साथ ही साथ मथुरा के मंदिर या फिर कुछ दक्षिण के भी मंदिर विवादों के जड़ के रूप में देखे जाते रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये प्रवृत्ति है क्यों कि मंदिरों की पवित्रता के साथ साथ वहां पर विवाद का एक दामन उड़ा दिया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, मनोवृत्ति क्या है इसके पीछे की? देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको स्पष्ट होगा कि कभी भी इन स्थानों से संबंधित उस तरह सा कोई विवाद नहीं था जैसे कि अब कुछ इतिहासकार बता रहे हैं। आपने मथुरा की बात की और आपने कहा कि मंदिरों पे क्यों प्रश्न उठ रहा है। अब देखिए, मथुरा पे जो हमारे पास शिलालेख हैं, जो सबसे पुराना शिलालेख हमको मथुरा से मिला है वो लगभग 2000 साल पहले का है। जी। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है और हमको याद रखना चाहिए कि मथुरा पर इतनी बार आक्रमण हुए तो कोई भी चीज बचना मुश्किल था। खंडित मिली है तो हमारा सौभाग्य है क्योंकि उससे हम कुछ इतिहास बचा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक वर्ग जो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इससे वो सहानुभूति नहीं रखता, इसका विरोध करता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः जैसी सूक्तियां संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी हैं और महिलाओं की स्थिति पर जब तक प्रश्न उठाया जाता है कि वस्तुतः प्राचीन काल में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी जितनी की बातें की जाती हैं, जितना डॉक्यूमेंटेड है ऐसा कुछ। हालांकि हम जानते हैं कि ये मध्यकालीन समय में इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो ज्यादा पनपी। उसी क्रम में सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं, जैसा कि हम आज के इतिहास में पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित भी आपकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। तो मैं उसके संदर्भ के साथ जोड़ते हुए यह जानना चाहता हूं कि सती प्रथा के पीछे की ऐतिहासिकता, तथ्यात्मकता क्या है? कोई प्राचीन भारत का इतिहास ये नहीं कहता कि एक महिला को सती करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये जो हमको सती के बारे में हम हर किताब, स्कूल टेक्स्ट बुक में लिखते हैं कि देखते हैं, पढ़ते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती अबॉलिश कर दी, जैसे कि पता नहीं क्या बड़ा काम कर दिया और उसके पहले हर विधवा सती कर रही थी। मेरी पुस्तक ये दिखाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में जो उनके राज्य थे उन पर वो मिशनरीज को नहीं अलाउ करते थे। वो कहते थे कि हम यहाँ पर व्यापार करने आए, पैसा बनाने आए हैं, धर्म परिवर्तन हमारा कोई रुचि नहीं है इसमें। और अगर आप यहाँ पे आके धर्म का प्रचार करेंगे तो लोगों में असंतुष्टता फैलेगी और हो सकता है हमारे व्यापार को नुकसान पड़े। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल बनाया था कि जहां जहां हमारा राज है हम वहां पे मिशनरीज को एंटर नहीं करने देंगे। तो लेकिन मिशनरीज, देखिए, मिशनरीज ने कभी नहीं कहा कि यूरोप में महिलाओं की क्या हालत थी। यूरोप में महिलाओं को बहुत समय तक विचेस कहला के उनको जलाया जाता था। तो यूरोप में उन्होंने कुछ नहीं किया। विचक्राफ्ट के खिलाफ कि महिलाओं को आप जला रहे हैं, उसके खिलाफ तो उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। उनको था कि हमको अपने धर्म का प्रचार भारत में करना है। तो कैसे कर सकते थे? तो उन्होंने किस षड्यंत्र से वो भारत आ गए, बंगाल आ गए, और फिर वहां पे उन्होंने एक प्राइवेट सर्वे कमीशन किया। आप इमेजिन करिए, अपने आप प्राइवेट उन्होंने 30 लोगों को अपॉइंट किया कि आप इस क्षेत्र में गिनती रखिए कितनी सती होती हैं। और वो जो उनके पेपर्स हैं उनको वो कभी किसी को दिखने को नहीं मिले। ठीक है। और उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा बढ़ा के पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि भारत में हमारी जरूरत है, क्योंकि वहां पे तो ऐसी कुरीतियां हो रही हैं जैसे सती। नए बच्चों को वो
गंगा में डाल देते हैं और औरतों को मजबूर करते हैं जलने के लिए। तब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट पे इतना जोर डाला और कैसे उन्होंने फिगर्स, कैंपेन सारा डिस्टॉर्ट किया, वो सब मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। फाइनली उनको सती मतलब भारत में आकर अपना प्रचार करने की जरूरत पड़ी। लेकिन उनके आने से पहले कौन सा हिंदू राजा कह रहा था कि हमारे राज्य में आपको सती करनी? कोई उदाहरण तो दें। कोई सती जो थी, सती और उससे संबंधित जौहर, ये दोनों प्रथाएं लेट मध्य काल में राजस्थान से संबंधित हैं। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि आजकल इतिहास के पुनर्लेखन की प्रक्रिया जोरों शोरों से है और पिछले 7-8 सालों से यह मुहिम है कि इतिहास को वास्तव में जो इतिहास शब्द का अर्थ है उस अर्थ के अनुसार इतिहास को लिखा जाए। तो ऐसे ही क्रम में जैसे आपने सती प्रथा का संदर्भ दिया और उसकी ऐतिहासिकता के कुछ अनछुए पहलू जिस पर हम आमतौर पर चर्चा नहीं करते, वैसे कुछ संदर्भ आप बताएं हमारे दर्शकों को कि जहां पर ये हमें प्रतीत हो कि इतिहास की जो वास्तविकता हम जानते हैं, अभी तक जो पाठ्यक्रम से हमने पढ़ा, वो वहां कुछ न कुछ अभी भी विसंगतियां हैं और इसे ही ठीक करने की जरूरत है हमारे वास्तविक इतिहास को जानने के संदर्भ में। देखिए, लगभग पिछले 20-30 वर्ष से इतनी नई जानकारियां हमको भारत के इतिहास के बारे में मिल रही हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन, राखी गढ़ी, मतलब कि प्राचीन भारत का इतिहास को उन्होंने नई रोशनी डाली है उस पे। तो वो हमको दिखाता है कि भाई ये कैसे कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है कि भारत पर किसी ने आक्रमण किया। आर्यन इन्वेजन का कोई सबूत नहीं है। तो आर्यन इन्वेजन का जब सबूत नहीं है, अगर कोई आक्रमण होता है तो उसका कोई ना कोई तो सबूत होता है। तो जब आर्यन इन्वेजन का कोई सबूत नहीं है तो हम अपनी पुस्तकों में आर्यन इन्वेजन को क्यों सिखा रहे हैं? और मॉडर्न इंडिया में आपने बताया कि भाई जो रेवोल्यूशनरीज थे आप उनको टेररिस्ट बता रहे हैं। तो मतलब कि प्रॉब्लम यह है कि हमारा नजरिया ठीक नहीं था। हमको भारत का इतिहास भारतीय नजरों से लिखना चाहिए। अगर हम विदेशी कोई आइडियोलॉजी के हिसाब से इतिहास लिखेंगे तो वो कैसे ठीक होगा? प्रोफेसर मीनाक्षी जैन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने विशेष समय निकाला हमारे अपने इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद। रुचिकरः संवादः भारतीयेतिहासस्य महत्त्वम् अत्र सम्यक् प्रतिपादितम्। इदानीं घटिका सूचिका शनैः शनैः विरामकालं सूचयति। अन्ते किमस्ति? समीक्षकेभ्यः सूचना इति सत्वरं संसूचयतु साम्प्रतम्। सम्यक् स्मारितं भवत्या। दर्शकाः न विस्मरन्तु एतत् पाक्षिकीं गीतानुवाद स्पर्धां। गीतानुवाद प्रेषणाय निर्धारितं गीतम् अस्ति एतत्। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास एतस्य नूतन स्पर्धागीतस्य गीतानुकूलं मौलिकानुवादम् एतस्य एव मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् प्रेषयन्तु भवन्तः। ततः फेब्रुवरी मासस्य 4 दिनाङ्के गीतानुवाद स्पर्धायाः निर्णयः श्रावयिष्यते। गीतानुवादैः सह अवश्यमेव प्रेषयन्तु स्वीय प्रतिक्रियाः अपि। स्वमन्तव्य प्रेषणाय प्रस्तूयमानम् अन्तर्जालीय संकेतादिकं निरीक्षन्तां भवन्तः। प्रिय दर्शकाः, साम्प्रतम् अर्धहोरात्मकः वार्तावलीकालः अवसितप्रायः। प्रयातव्यमस्ति अस्माभिः। अनुज्ञापयन्तु अस्मान् आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय।
प्रिय दर्शकाः, विगतम् आगम्यमानं च पर्वादिकम् आलक्ष्य शुभं कामयामहे वयं सर्वेभ्यः। जयतु भारतं, चिरं जीवतु च भारतीय गणतन्त्रम्। भारत माता